नमस्कार दोस्तों, आपका पुष्पोम एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हम लोग इतिहास लेखन की परंपरा को देख चुके हैं और अब हम काल विभाजन को पढ़ रहे हैं। और इसी काल विभाजन के क्रम में हम आरंभिक प्रयास को देखे थे। आरंभिक प्रयास में जॉर्ज ग्रियर्सन को हमने देखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया था काल विभाजन का और नामकरण करने का, उसको हमने देखा और उसका उनके गुण दोषों का भी मूल्यांकन किया। अब आगे इसी क्रम में हम क्या देखेंगे, मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन हम देखेंगे। ये जो मिस्र बंधु हैं ये हिंदी के इतिहासकार ये भी रहे हैं और इनका ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, ये मिस्र बंधु विनोद नाम के इनका इतिहास ग्रंथ है। और मिस्र बंधु जैसा कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिस्र बंधु जो बिहार के थे, इन्होंने अपना एक इतिहास ग्रंथ लिखा मिस्र बंधु विनोद, जो ग्रियर्सन के बाद प्रकाशित होता है, ग्रियर्सन के ग्रंथ के बाद। और ये अपने इस ग्रंथ में ये भी काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं। लगभग 5000 कवियों और रचनाकारों के जीवन वृत्त को ये लिखते हैं अपने ग्रंथ में, उनका परिचय देते हैं। इनके द्वारा भी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया। ये काल विभाजन के क्रम में ये दूसरा प्रयास है जो मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा था। मिस्र बंधु उसको कम कर देते हैं उसकी संख्या को और 5 भागों में बांटते हैं पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को। 5 भागों में बांटने के बाद भी वह एक एक कालों को 2-2 खंडों में विभाजित करते हैं और उसका संवत या सन निर्धारित करते हैं, उसकी समय सीमा को निर्धारित करते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि पहले नंबर पे जो काल विभाजन करते हैं उसको कहते हैं प्रारंभिक काल, दूसरे को कहते हैं माध्यमिक काल, तीसरे को अलंकृत काल और चौथे को वर्तमान का परिवर्तन काल और 5वें को वर्तमान काल। तो ये क्या है, ये मिस्र बंधु के द्वारा किया गया काल विभाजन है, उसका नामकरण है। अब प्रारंभिक काल का भी वो 2 भाग करते हैं। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं पूर्व आरंभिक काल या पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा बताते हैं संवत 700 से 743 विक्रमी। और दूसरे को कहते हैं उत्तरारंभिक काल, जिसको 1343 से 1444 विक्रमी के इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं। यानी कि पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा 700 से लेके 1343 ईस्वी विक्रमी और उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा 1344 से लेकर के 1444 विक्रमी तय करते हैं। उसके बाद दूसरे कालखंड को कहते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी ये 2 भागों में बांटते हैं, जिसको पहले को कहते हैं पूर्व माध्यमिक काल और दूसरे को कहते हैं उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा बताते हैं 1445 से 1660 विक्रमी। और उत्तरारंभिक काल, उत्तर माध्यमिक काल के, यहाँ पे देख लीजिए एक मिस्टेक हो गया है, उत्तर माध्यमिक काल है ये, उत्तर माध्यमिक काल। तो इसको कहते हैं, इसकी समय सीमा ये 1561 से लेकर के 1680 विक्रमी निर्धारित करते हैं। फिर अलंकृत काल कहते हैं तीसरे कालखंड को, और इसको भी पुनः 2 भागों में बांटते हैं, जिसको पहले को पूर्व अलंकृत काल के नाम से अभिहित करते हैं और दूसरे को उत्तरालंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल की समय सीमा बताते हैं 1681 से लेकर के 1790 विक्रमी और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा 1791 से लेकर के 1889 विक्रमी। फिर चौथे कालखंड को कहते हैं परिवर्तन काल और इस परिवर्तन काल की समय सीमा 1890 से लेकर के 1924 विक्रमी निर्धारित करते हैं। 5वें को कहते हैं वर्तमान काल और वर्तमान काल की समय सीमा बताते हैं 1925 विक्रमी से अब तक, यानी कि अब तक का समय 1925 से जो अब तक का समय है वो सब वर्तमान काल में आता है।
ये तो हो गया मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन। आपने देखा कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस साहित्य को पूरे साहित्य की समय सीमा को 11 भागों में विभाजित किया, उसको ये 5 भागों में बांटते हैं और 5 भागों के भी उपभाग करते हैं। और उसके बाद इनमें भी हम देखते हैं कि इनके काल विभाजन में गुण या दोष क्या रहे हैं। तो जो पहला इनका सबसे बड़ा गुण रहा है, जो मिस्र बंधुओं के इस काल विभाजन या नामकरण का जो सबसे बड़ा गुण है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से क्या है, ये कहीं अधिक प्रौढ़ और विकसित दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो ग्रियर्सन जी थे, ग्रियर्सन ने जिस साहित्य को जो विभाजन किया, एक तो उन्होंने संख्या बहुत ज़्यादा कर दी थी, यानी कई भाग, उसके भाग बहुत ज़्यादा कर दिए, 11 भाग कर दिए। और उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का अभाव देखते हैं आप, उसमें एकरूपता का अभाव देखते हैं, कालानुक्रम का अभाव देखते हैं। और जो भी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन के जितने भी आधार होते हैं, वो उन सभी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है, उससे ये कहीं अधिक प्रौढ़ हैं। इनके जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में ये प्रौढ़ता दिखाई देती है एक प्रकार की, और यह विकसित दिखाई देता है कि इसमें तर्कसंगतता दिखाई देती है कि जो कालखंडों का नामकरण करते हैं, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन या वर्तमान काल, ये क्या है, एक तर्कपूर्ण ढंग से यह विभाजन किया गया है। और उसके बाद यह भी कहते हैं कि मतलब जो जितने भी कालखंडों को ये कालखंडों में विभाजित करते हैं, उन सबकी समय सीमा को भी निर्धारित करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन में हम इसका भी अभाव देखते हैं, किसी किसी काल का तो समय सीमा निर्धारित किए हैं, लेकिन अन्य भागों के कोई समय सीमा नहीं बताते हैं कि वह कब से कब तक रहा है। तो इसमें ये भी हम देखते हैं कि यानी कि ये क्या है, इसका पहला गुण माना जाएगा कि ग्रियर्सन के काल विभाजन के काल, आप लोग नोट करते जाएंगे, ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक प्रौढ़, विकसित और तर्कसंगत है। विकसित और तर्कसंगत है, ये क्या है, ये इसका गुण है, तर्कसंगत। अब दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि इनके नामकरण में भी वैज्ञानिकता और एकरूपता का अभाव पाया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिकता और एकरूपता का अभाव, एकरूपता का अभाव है। ये आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे और याद भी करते रहेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न बनाते हैं। आजकल जो परीक्षा की प्रकृति है या प्रश्नों की जो प्रकृति है, इसी रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वो चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं कि कौन सी विशेषता या कौन सा गुण या कौन सा दोष मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में या नामकरण में पाया जाता है। तो आप लोग को ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि ये क्या है, इसका गुण है कि काल विभाजन ये क्या है, अधिक ग्रियर्सन की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है और विकसित दिखाई देती है और तर्कसंगत भी दिखाई देती है। लेकिन इसमें भी वैज्ञानिकता और एकरूपता का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो भी नामकरण किए गए हैं उसमें वैज्ञानिकता का और एकरूपता का अभाव है। जैसे एक जगह तो ये कहते हैं प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कहते हैं, तो प्रारंभिक काल कहने से किसी युग के या किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का यहाँ पे भी बोध नहीं होता है। फिर कहते हैं पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल यानी कि प्रारंभिक काल की सीमा क्या है, यह भी नहीं समझ में आता है कि प्रारंभिक काल कहने से क्या होता है कि जो समय चल रहा है, जिस समय को आप प्रारंभिक कह रहे हैं, तो जब पूर्व और उत्तर में उसको बांटते हैं, तो यानी कि उस समय, उस कालखंड के पहले का समय पूर्व प्रारंभिक काल कहलाएगा। यानी कि प्रारंभिक काल शुरू होने से पहले कोई काल रहा होगा जिसको वो पूर्व प्रारंभिक काल कह रहे हैं। और उत्तर आरंभिक काल यानी कि जो
प्रारंभिक काल है उसके बाद की जो अवस्था है उसको उत्तर आरंभिक काल कह रहे हैं। तो बीच की समय सीमा को क्या नामकरण कर रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए क्या है, इसमें वैज्ञानिकता का और एक रूपता का भाव पाया जा रहा है। फिर ये एक जगह माध्यमिक काल कहते हैं, तो माध्यमिक के भी दो भाग करते हैं, अलंकृत काल कहते हैं। तो माध्यमिक के बाद अलंकृत काल कहने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है, क्योंकि अलंकृत काल एक साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध करा रहा है कहीं ना कहीं। तो उसमें उसके बाद वो कहते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन काल से भी नहीं समझ में आता है कि ये काल विभाजन के या नामकरण किस आधार पे किया गया है। यानी परिवर्तन काल कह देने से किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति या किसी युग का बोध नहीं होता है, उसके काल विशेष का बोध नहीं होता है, उसकी साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का किसी भी प्रकार का या राजनैतिक दशा किसी का बोध नहीं होता है। परिवर्तन तो हर काल में होता है, कोई ऐसा तो नहीं कि एक अलग ही समय सीमा रही हो जिस समय में ही परिवर्तन होगा और किसी समय में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि नियम ही है संसार का या प्रकृति का कि निरंतर परिवर्तनशील है। तो जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो कल होगा वो अगले दिन बदल जाएगा। तो परिवर्तन तो हर समय में होता रहा है। प्रारंभिक काल रहा तो उसमें भी परिवर्तन कुछ न कुछ हुआ होगा। तो अब एक आप निर्धारित समय सीमा को कहते हैं कि 1890 से लेकर 1924 तक की समय सीमा परिवर्तन काल है। यानी बस ऐसा है कि 1890 से लेकर 1924 के बीच में ही सारे परिवर्तन हुए, क्या उसके पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ? अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये काल का नामकरण बदलता कैसे गया? पूर्व माध्यमिक काल के बाद अलंकृत काल कैसे आया? फिर पुनः कह रहे हैं वर्तमान काल। अब वर्तमान काल तो ठीक है कि हाँ ये जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, लेकिन जब अन्य कालखंडों की समय सीमा इतनी कम निर्धारित कर दी गई है तो फिर ये जो वर्तमान काल है वो 1925 से लेके इतना लंबा अब तक चला आ रहा है। तो ये भी कहीं किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं लग रहा है। और क्या इसमें देखते हैं कि इसमें जो समय सीमा निर्धारित की गई है, ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि 700 से लेके 1343 विक्रमी तक पूर्व प्रारंभिक काल रहा। फिर 1344 से लेकर के 1444 विक्रमी तक उत्तर आरंभिक काल हो गया। तो इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कोई भी काल होता है तो वो अचानक बदल नहीं जाता है। किसी भी युग में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं या राजनीतिक दशाएं होती हैं या सांस्कृतिक दशाएं जो भी होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही वर्ष में वो अचानक बदल जाए। जैसे कि 1343 के बाद जस्ट 1344 के बाद दूसरा कालखंड शुरू हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी युग होता है या कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति होती है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो ये क्या देखते हैं, ये हम दोष देखते हैं इनके। और क्या कि अलंकृत काल जो नाम है ये साहित्य की अंतः प्रवृत्ति का बोध कराता है। ये जो अलंकृत काल है ना, ये काल का जो नामकरण किया गया है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अलंकृत काल। अलंकृत काल नामकरण अलंकृत काल नाम साहित्य की अंतः प्रवृत्ति का द्योतक है या बोध करा रहा है। ये अलंकृत काल क्या है? अलंकृत काल जो है ये नामकरण साहित्य की अंतः प्रवृत्ति का द्योतक है। यह और जो भी नाम है, जो शेष नाम है, वो कैसे है? वो साहित्य की विकासावस्था को दर्शाते हैं। यानी कि अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम साहित्य की विकासावस्था को दर्शाते हैं। साहित्य की विकासावस्था यानी कि विकास की जो अवस्था है, विकासावस्था के द्योतक हैं। ये जो अलंकृत काल नाम आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये साहित्य यानी कि जो साहित्य के अंदर चल रही थी वो उसके अंतर प्रवृत्तियों का बोधक है। और अन्य जो नाम है जैसे परिवर्तन काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, ये क्या है? ये उत्तरोत्तर विकास की दशा को दर्शा रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये भी नामकरण का एक दोष है। उसके बाद जो अपभ्रंश भाषा का साहित्य है वो हिंदी में उसका भी सम्मेलन करते हैं। यानी कि जैसे जो 700 से लेकर के 1343 ईस्वी तक विक्रम तक का जो समय सीमा है
उसमें क्या था, उसमें अपभ्रंश भाषा में जो रचनाएं रची जा रही थी, यानी कि अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है उसको भी ये ग्रहण करते हैं। जो कि हम ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी अपभ्रंश साहित्य को सम्मिलित कर लेना यह भी एक दोष माना जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप कि अपभ्रंश भाषा के साहित्य को अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी में सम्मिलन कर लेना ये क्या है, ये भी एक इनके साहित्य या काल विभाजन का दोष है। और क्या है, यह परवर्ती इतिहासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसका एक गुण भी है, इसका एक गुण क्या है, परवर्ती साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। परवर्ती साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत। यानी कि जो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन है साहित्य का या नामकरण किया गया है, उसमें कई सारे दोष पाए जाते हैं। जैसे ग्रियर्सन वैज्ञानिकता का अभाव देखते हैं, एकरूपता का अभाव देखते हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियों का अभाव देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य को भी सम्मिलित कर लेना भी एक दोष है, किंतु इसकी एक विशेषताएं भी हैं, कुछ जो विशेषताएं, यानी कि ग्रियर्सन के काल विभाजन से यह अधिक प्रौढ़ और विकसित है, तर्कपूर्ण है, और उसके बाद यह परवर्ती साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए यह साहित्य का यह मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन अति महत्वपूर्ण है। आप लोग जब शुक्ल जी का पढ़ेंगे तो शुक्ल जी ने स्वयं अपने बारे में लिखा भी है, अपने इतिहास ग्रंथ को लिखते समय उसमें लिखा है कि मैंने मिश्र बंधुओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो ये क्या है, ये उनके लिए भी, यानी कि जो भी आगे के इतिहासकार आए हैं उन सभी इतिहासकारों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बना है इनका काल विभाजन। अब आगे हम आचार्य शुक्ल को देखेंगे। तो आचार्य शुक्ल के द्वारा हम किया गया काल विभाजन देखेंगे। जो आचार्य शुक्ल थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास का दोहरा काल विभाजन करते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तब तक मैं इसको रफ कर लेती हूँ। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया और नामकरण किया गया वो कैसे है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है और उन काल विभाजन का जो नामकरण किया है वो दोहरा नामकरण इनका माना जाता है कि इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। जैसे पहले को एक को कहते हैं कालक्रम के आधार पे एक नामकरण किया और दूसरा युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे नामकरण किया। कालक्रम के आधार पे उन्होंने क्या कहा, कालक्रम के आधार पे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल कहा। उसके बाद युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे कहते हैं कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये 4 काल खंडों में इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को यह विभाजित करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं और इसकी समय सीमा भी निर्धारित करते हैं कि वीर गाथा काल की जो समय सीमा है यह संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक है और भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी, रीति काल की समय सीमा 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी और गद्य काल चौथे को कहते हैं और इसकी समय सीमा कहते हैं संवत 1900 से लेके अद्यतन, यानी कि अब तक चली आ रही है या आगे तक, क्योंकि शुक्ल जी जो इतिहास ग्रंथ लिखे तो उसका दोहरा नामकरण करते हैं। इसलिए जैसे एक प्रश्न बनता है कि रीतिकाल नाम किसने सुझाया था या आधुनिक काल को, मतलब जो ये गद्य काल जिसको शुक्ल जी ने कहा तो उसको आधुनिक काल भी ये कालक्रम के आधार पे जब विभाजित करते हैं तो आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं। तो प्रश्न क्या बनता है कि आदिकाल नाम प्रथम बार सुझाया किसने था, यानी कि यह शुक्ल जी का सुझाव रूप में था और ये जो नामकरण था ये इसको वैधता प्रदान करते हैं और कहते हैं कि 4 कालखंड हैं पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के। पहला वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल, जिसकी समय सीमा 1050 से लेकर 1375 विक्रमी और भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी और रीति काल 1700 से लेकर 1900 विक्रमी और गद्य काल 1900 से लेकर अब तक। ये तो हो गया इनका काल विभाजन पूरे साहित्य का। पुनः शुक्ल जी ये जो आधुनिक काल है या गद्य काल है, इस आधुनिक काल को 2 भागों में पुनः विभाजित करते हैं। 2 भाग इसके पुनः करते हैं। 2 भाग कौन कौन से? पहले को कहते हैं गद्य खंड, पहले को गद्य खंड और दूसरे को काव्य खंड। पहले को गद्य खंड कहते हैं और दूसरे को काव्य खंड। ये क्या है? ये पुनः आधुनिक युग का, यानी कि ये आधुनिक काल जो है, इस आधुनिक काल को ये पुनः 2 भाग में विभाजित करते हैं। और पुनः शुक्ल जी क्या कहते हैं? पुनः शुक्ल जी काव्य की जो पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा, यानी कि ये जो काव्य है ना काव्यखंड, इस काव्यखंड को भी पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा के अंतर्गत बांटते हैं। यानी इसके भी ये 2 भाग करते हैं, पुरानी काव्यधारा और दूसरा नई काव्यधारा। नई काव्यधारा, ये 2 भाग में इस काव्यखंड को भी विभाजित करते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे पूछता है आजकल कि शुक्ल जी ने आधुनिक युग को कितने खंडों में बांटा। तो 2 खंड इन्होंने किए, गद्य खंड और काव्य खंड। पुनः काव्य खंड के कितने भाग किए? तो पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा ये कहते हैं। और उसके बाद ये जो हिंदी का आधुनिक काल है इसको उत्थान में बांटते हैं, इसको 3 उत्थानों में विभक्त करते हैं। और पहले को कहते हैं प्रथम उत्थान और इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं 1925 से 1950 विक्रम। ये पूछता है, प्रश्न बार बार पूछता है परीक्षाओं में कि प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या है, द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या है या तृतीय उत्थान की समय सीमा क्या है। यह प्रश्न भी बनाता है इस तरीके से भी कि आधुनिक काल को शुक्ल जी ने कितने उत्थानों में विभाजित किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 3 उत्थान इन्होंने किए हैं और तीनों उत्थान को प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहते हैं। तो द्वितीय उत्थान की समय सीमा क्या बताते हैं? द्वितीय उत्थान की समय सीमा 1950 से लेकर के 1975 विक्रमी कहते हैं और तृतीय उत्थान की समय सीमा 1975 से अब तक। जो अब तक की समय सीमा, जो कालखंड या जो वर्तमान समय चल रहा है, ये सब इस तृतीय उत्थान के अंतर्गत यह निर्धारित कर देते हैं। तो ये तो हुआ शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण। अब हम शुक्ल जी के नामकरण और काल विभाजन में इनके भी गुण दोषों को देख लेंगे। तो इनके गुण दोष में क्या है कि जो पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 900 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसको इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा। यानी कि अब क्या देख रहे हैं, अब क्रम कम होते देख रहे हैं। जो ग्रियर्सन थे, ग्रियर्सन 11 भागों में विभाजित किए। मिश्र बंधु आए, मिश्र बंधु 5 भागों में विभाजित किए। शुक्ल जी इस पूरे कालखंड को 4 भागों में बांटते हैं। पूरे 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं 900 वर्षों के साहित्य को, 900 वर्षों के साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। 4 कालखंडों में विभक्त किया। विभक्त किया। और क्या दूसरा इन्होंने क्या किया, जो अपभ्रंश साहित्य था उस अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग किया, या जो मिश्र बंधुओं का नाम काल विभाजन था उसमें, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में
सम्मिलित करना ये त्रुटिपूर्ण है, यानी कि मिश्र बंधुओं के साहित्य की भी या काल विभाजन की भी उन्होंने समीक्षा प्रस्तुत की और समीक्षा करते हुए ये बताया कि अपभ्रंश साहित्य जो है वह हिंदी में सम्मिलित करना त्रुटिपूर्ण है। यानी इन्होंने अपने साहित्य में क्या बताया, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में सम्मिलित करना, हिंदी में सम्मिलित करना त्रुटिपूर्ण। ये किसके बारे में कहा, ये मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में ये अपना शुक्ल जी ने तर्क दिया। और क्या कि प्रथम बार इसमें काल विभाजन और योगीन प्रवृत्तियों के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन किया गया। यानी कि यह शुक्ल जी के काल विभाजन की विशेषता रही है कि इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम बार जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें कालक्रम और योगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन करने का प्रयास किया गया। ये आप लोग मूल्यांकन में लिख लेंगे। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन और नामकरण है उसकी विशेषता पूछता है, तो ये सारे प्रश्न बनाते हैं। और ये इसमें क्या कहते हैं कि प्रथम बार कालक्रम और योगीन प्रवृत्तियों के आधार बना करके वैज्ञानिक ढंग से काल विभाजन किया गया। यानी कि जो शुक्ल जी का काल विभाजन है यह पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पे आधारित है और इन्होंने योगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाया। जैसे इन्होंने वीर गाथा काल कहा, तो उस वीर गाथा काल में ये रासो साहित्य की बात करते हैं, वीर गाथा परक रासो साहित्य की बात करते हैं और उसकी प्रचुरता को देखते हैं कि उस समय का जो समय था वह कैसा था। जो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी वह युद्धपूर्ण थी, युद्ध का माहौल बना रहता था। उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे कि एक दोहा उस समय प्रचलित था कि जाही की बिटिया सुंदर देखी ताही घर राखी तलवार। तो ऐसे कहते थे कि उस समय के लोग, यानी कि किसी की स्त्री को या किसी की पुत्री को सुंदर देख लिया तो युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। छोटे छोटे राज्यों में, कई सारे छोटे छोटे राज्यों में पूरा भारत देश विभाजित था, तो वो छोटे छोटे राज्य के अलग अलग राजा हुआ करते थे। वो अपने अपने राज्य को लेकर ही सीमित थे। वह राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे। दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के कारण हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता था। और उस समय के जो कवि लोग थे वह कवि भी एक योद्धा होते थे, वह युद्ध में राजा के साथ जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो राज्य में सिर्फ बैठ करके कविता लिख रहे हैं या रचनाएं कर रहे हैं, वह राजाओं के साथ अपने, जैसे चंद्रवरदाई को आप देखते हैं, चंद्रवरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़ करके अपने पुत्र जाल्हड़ के हाथ में उस ग्रंथ को दे करके वह चंद्रवरदाई के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। आपने पृथ्वीराज का जो दोहा है, एक प्रसिद्ध दोहा है, वह सुना होगा कि पृथ्वीराज के साथ चंद्रवरदाई भी युद्ध में लड़ते हैं और दोनों जब बंदी बन जाते हैं तो किस तरह से पृथ्वीराज चौहान के वध के लिए वह ओजपूर्ण कविता पढ़ते हैं और एक ज्ञानात्मक कविता पढ़ते हैं कि 7 बास 24 उंगुल, कविता याद नहीं आ रही है, जब भी याद आएगी तो हम आप लोगों को सुनाएंगे। अष्टांगुल प्रधान ऐसे करके ऐसे ऊपर
सुल्तान है मत चूको चौहान, ऐसे करते हैं उसमें। तो वो अपनी कविता के माध्यम से यानी कि वो पूरी स्थिति को बता देते हैं नाप करके कि जो मतलब सुल्तान है वह 7 बांस और 24 गज या फिर ऐसे कुछ है शब्द, एक शब्द हमने भूल रहा है इसलिए पूरी कविता बिगड़ जा रही है। तो ये प्रसिद्ध कविता है। और 8 उंगली के ऊपर कौन बैठा है? सुल्तान बैठा है। और आप वहाँ पे ऐसा तीर छोड़ो कि सीधा जा कर के उस सुल्तान को लगे, क्योंकि चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज की आंखों पे पट्टी बांधी गई थी। तो वह वहाँ पे उनको प्रेरित करते हैं और इशारे से उन्हें अपने कविता के माध्यम से ही बता भी देते हैं कि सुल्तान कितनी ऊंचाई पे है और ऐसा बाण छोड़ो कि वह उसी ऊंचाई पे जा कर के उस दिशा में ठीक लगे ताकि सुल्तान की मृत्यु हो जाए। तो ये क्या है वहाँ, यानी कि उस समय जो काव्य उस समय के जो लिखे गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें वह कपोल कल्पना है और देखी नहीं गई है, क्योंकि वहाँ वो समय के जो कवि थे वह स्वयं उस पूरे युद्ध को देखते थे। वो तलवार की झंझनाहट को देखते थे, युद्ध में जो घोड़ों के टाप होते थे, जो धूल उठती थी, जो लोगों के कराहने और चिघाड़ने की आवाज़ उठती थी, उन सब को वो स्वयं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते थे और उसे महसूस करते थे और फिर अपनी कविता को लिखते थे। तो उनकी कविता क्या है? उनकी कविता वीरगाथा परक हो गई है। तो ऐसी कविताओं का उस समय में 1050 से लेकर के 1375 के समय में ऐसी रचनाओं की भरमार रही है। उसके आधार पे इन्होंने क्या कहा कि योगिन प्रवृत्तियाँ कैसी थी कि उस समय की योगिन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ युद्धपूर्ण थी, वातावरण ही युद्ध का चल रहा था। तो ऐसे में वीरगाथा परक कविताएं लिखी जा रही थी, साहित्य लिखे जा रहे थे, इसलिए इसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम दे दिया। फिर भक्ति काल, ये भी योगीन प्रवृत्ति के आधार पे सही है कि जिस समय भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पे थी और जो भी संत महात्मा होते थे या कविजन होते थे वह भक्तिमय साहित्य की रचना कर रहे थे। तो ऐसे कालखंड को इन्होंने क्या कहा, उस समय सीमा को इन्होंने भक्ति काल कहा। फिर रीति काल नाम देते हैं, ये भी योगीन प्रवृत्ति के आधार पर सटीक बैठता है, क्योंकि एक ऐसा समय हमारे भारतवर्ष में आता है कि जब सर्वत्र मुसलमानों का बोलबाला था और अंग्रेज़ों के भी आक्रमण होने लगे थे। जो हिंदू राजा थे उनकी मनोवृत्ति जो थी वो पराजित हो गई थी और वो राज्यों में रहा करते थे, भोग विलास में डूबे हुए थे, वो किसी युद्ध में भाग नहीं लेते थे, हमेशा सुरा सुंदरी में ही डूबे पड़े रहते थे। तो उस समय के जो कवि होते थे वो राज दरबारों में रहते थे, अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे। वह युद्ध नहीं लड़ता था फिर भी उसके शौर्य की बढ़ा चढ़ा करके कपोल कल्पना करके उसकी प्रशंसा करते थे। उसके जो राज्य में रहने वाली जो अंतःपुर में जो स्त्रियां रहती थी, युवतियां रहती थीं या नायिकाएं रहती थीं, उनका नक्सिक वर्णन करते थे, श्रृंगारिक परक रचनाएं करते थे, लक्षण ग्रंथ लिखते थे, नायिका ग्रंथ लिखते थे। तो ऐसे कालखंड को यानी एक रीति चली आ रही थी, उस बदी बदाई परिपाटी पे सब लोग चले जा रहे थे। तो लगभग जितने भी आप कवियों को, रीतिकालीन कवियों को पढ़ेंगे तो उसमें लगभग सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रह करके ही अपनी रचना करते हैं। तो ऐसे कालखंड को रीतिकाल कहना यह पूर्णतः वैज्ञानिक दिखता है, तो इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। और गद्यकाल भी योगीन प्रवृत्ति के हिसाब से ठीक है, क्योंकि जब गद्यकाल यानी कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य में गद्य रचनाओं की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, यानी कि गद्य लेखक आने लगे और विभिन्न प्रकार की विधाओं में और गद्य रचना, पद्य के साथ साथ काव्य के साथ साथ गद्य भाषा में भी रचना करने लगे, गद्य साहित्य भी लिखने लगते हैं। जैसे नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, इन सब का विकास होता है। तो उस कालखंड को गद्य काल कहना भी सर्वथा उचित है। विभिन्न सारे पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं इसी काल में, तो उसको गद्य काल इन्होंने योगीन प्रवृत्ति के आधार पर जो नाम दिया यह भी वैज्ञानिक ठहरता है। तो ये जो इनकी विशेषता है कि प्रथम बार कालक्रम योगीन प्रवृत्तियों और को आधार बना के वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास किया गया, तो यह पूर्णतः सही है। और क्या है कि यह परवर्ती साहित्यकार जो हैं, परवर्ती साहित्यकारों के लिए जो आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है, ये क्या है, अधिक प्रौढ़ और उपयुक्त है। यानी कि आप इसको भी लिख सकते हैं कि परवर्ती साहित्यकारों के लिए, परवर्ती साहित्यकारों के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा
आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन काल विभाजन को अधिक प्रौढ़ और उपयुक्त माना। यानी कि जो परवर्ती साहित्यकार आते हैं, जो शुक्ल जी के बाद जो भी जितने भी साहित्यकार आते हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं और काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं, वो सभी शुक्ल जी के इस काल विभाजन को और नामकरण को यह क्या ठहराते हैं, यह बहुत अधिक प्रौढ़ और उपयुक्त ठहराते हैं कि शुक्ल जी का काल विभाजन जो है पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से किया गया काल विभाजन है और योगिन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। तो ये क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग इन सभी जो भी पढ़ाया गया आज, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। अब शुक्ल जी से जो भी शुक्ल जी के काल विभाजन से या ग्रियर्सन के या फिर मिश्र बंधु के काल विभाजन से जो भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी परीक्षा में आसानी से दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, गणपति चंद्रगुप्त हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन लोगों के काल विभाजन को भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ, वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।